नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम लगातार गणित विषय और नवोदय विषय के अध्याय पर चर्चा करते आए हैं और उसको सरल विधि से समझाते आए हैं। आज हम सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे और ये होता क्या है और इसका उपयोग कैसे करना है। सहायक शिक्षण सामग्री को अंग्रेजी में TLM बोला जाता है, अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अर्थात इसका अर्थ ये होता है, सहायक शिक्षण सामग्री का अर्थ ये होता है कि ऐसा सामग्री का निर्माण करना जिससे बच्चों को समझाने में और सिखाने में सरल हो सके। हमने लगातार नए नए सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण किया है। उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में मेरे द्वारा बनाया गया सहायक शिक्षण सामग्री है ऑल इन वन। इस ऑल इन वन कैसे बना है, इसका कैसे उपयोग करना है और बच्चों के साथ उसको कैसे प्रभावी ढंग से उसको कार्य को करना है ताकि बच्चे आसानी के साथ सीख सके और हल कर सके और समझ सके और इसके माध्यम से सारे क्रियाकलाप को पूर्ण कर सके। आज हम ऑल इन वन के बारे में चर्चा करेंगे। ये ऑल इन वन है कैसा और इसका निर्माण कैसा हुआ है और इसकी लागत कितनी आई हुई है और इससे अध्यापन कार्य हम कैसे कराएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑल इन वन सहायक शिक्षण सामग्री कैसा है। यह हमारा सहायक शिक्षण सामग्री ऑल इन वन है। इस सहायक शिक्षण सामग्री को बनाने के लिए बहुत अधिक खर्च करना नहीं पड़ता। सिंपल ही तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं जिस प्रकार मैंने इसका निर्माण किया है। यह एक बॉक्स नुमा या एक डब्बे के रूप में बना हुआ है। इसमें देखिए चार तरफ दरवाजे जैसे दिख रहे हैं और ऊपर में एक ढक्कन लगा हुआ है। इसमें एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर ही सारा मटेरियल समाहित है। इसमें हमने चारों विषय को समाहित या चार विषय के साथ सामान्य ज्ञान को भी समाहित किया है, क्योंकि सामान्य ज्ञान की जानकारी बच्चों में बचपन से ही होनी चाहिए, क्योंकि आगे भविष्य में उनको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो हम बचपन से ही सामान्य ज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक शिक्षण सामग्री बनाया है, इसमें सभी विषय को समाहित किया है। अब हम अपना TLM ऑल इन वन को देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा और बच्चों के लिए किस प्रकार से सहयोगी होगा। हमारे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो बने हुए रस्सी हैं उस रस्सी को खोल देंगे। रस्सी को खोलने के बाद ये TLM के चारों पट अब स्वतंत्र रूप से हैं। देखिए चारों तरफ के रस्सी खुले हुए हैं। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके ढक्कन को खोलेंगे। जब इसके ढक्कन को खोलेंगे तो हमारे चारों पट स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। चलिए हम इसके ढक्कन को खोलते हैं। इसके ढक्कन को खोलने के बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर चारों पट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसके अंदर में कागज़ की लंबी लंबी पट्टी जैसे दिखाई दे रही। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एक साइड के पट को खोलेंगे, सभी पट को खोल देंगे। जब सभी पट को खोलेंगे तो यह एक स्क्वायर के शेप में दिखाई देने लगेगा। अब हमारा काम क्या है, बच्चों को इसके चारों तरफ बैठा देना है। बच्चे जब चारों तरफ बैठ जाएंगे उसके बाद हम कोई भी एक तरफ का पट्टी को खोलेंगे। जब एक तरफ की पट्टी को हम खोलेंगे तो उसके अंदर में क्या है, ये कौन सा विषय है, इसको हम देखेंगे। इसकी पट्टी को खोलने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर गणित विषय समाहित है। गणित विषय समाहित है। देखिए गणित विषय हमारा इस पट्टी में देखिए पूरा गणित विषय समाहित है। हमने इस लंबी पट्टी को खोला तो इसमें पाया कि देखिए इसमें गणित विषय समाहित है। गणित विषय के अंतर्गत इसमें क्या क्या चीज़ है, देखिए गणित विषय है। इसमें सबसे पहले हमने एक पन्ने को खोला तो इसमें परिमाप की परिभाषा लिखा गया है। अपन इसके माध्यम से बच्चों को गणित परिमाप की परिभाषा को हम समझा सकते हैं और आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप के बारे में हम बता सकते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं। क्षेत्रफल की परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे पेज को खोलने पर हमने पाया कि यह किसके बारे में बताया गया है, वृत्त की जानकारी के बारे में बताया गया है। वृत्त क्या होता है इसके बारे में विस्तार से समझाया गया। मतलब जैसे वृत्त के बारे में क्या बताया गया है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। इस प्रकार वृत्त का एक चित्र बनाया गया है जो इसमें AB वृत्त का व्यास है और YZ वृत्त की त्रिज्या है। इसके बारे में हम बच्चों को विस्तार के साथ वृत्त के बारे में बता सकते हैं। अगला है हमारा बिंदु एवं रेखाखंड, रेखा एवं कोण। बिंदु क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, रेखा और एवं कोण क्या होता है। सबसे पहले हम बिंदु को बारे में बताए हैं। बिना लंबाई और चौड़ाई वाले किसी भी समतल में
एक स्थिति को बताने वाले एक सूक्ष्म चिन्ह को बिंदु कहलाता है। बिंदु को परिभाषित किया गया है, उसके पहचान चिन्ह है। इसी प्रकार रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड रेखा का एक हिस्सा होता है जो दो अलग अलग अंत बिंदु से घिरा रहता है। जैसे एक रेखा है जो अनंत की ओर जा रही है, जिसमें दो बिंदु बने हुए हैं ए और बी, ये ए और बी रेखाखंड कहलाता है। इसी प्रकार रेखा क्या कहलाती है? एक लंबी, जिस लाइन के दोनों सिरे अनंत लंबाई तक आगे बढ़े, जिसका कोई छोर न हो, वह रेखा कहलाती है। अर्थात रेखा को परिभाषित इस प्रकार से किया गया कि कोई एक लाइन है जिसके दोनों सिरे अनंत लंबाई तक बढ़े, एक सिरा इधर की ओर बढ़े और एक सिरा इधर की ओर बढ़े, मतलब ये अनंत की ओर बढ़ रहा है, जिसका कोई छोर नहीं होता, वह रेखा कहलाता है। उसी प्रकार कोण को परिभाषित किया गया है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती है तो वह कोण कहलाता है। जैसे कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से दो किरणें आपस में निकलती है, इधर उधर दो दिशाओं में निकलती है, तो उसके बीच में जो कोण बनता है वही कोण कहलाता है। इसी प्रकार भिन्न को परिभाषित किया गया है। भिन्न के बारे में विस्तार से बताया गया है कि भिन्न में क्या क्या होता है, भिन्न क्या किसे कहते हैं, एक भिन्न के भाग क्या क्या होते हैं। भिन्न में दो भाग होते हैं, और अंश और हर। अंश भिन्न का वह भाग है जो ऊपर लिखा जाता है। हर किसे कहते हैं? हर भिन्न के नीचे वाले भाग को कहा जाता है। इसी प्रकार सम संख्या और विषम संख्या की पहचान के बारे में अगले पन्ने पे लिखाया गया है। सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो दो बराबर भागों में बट जाता है, सम संख्या कहलाती है। इसी प्रकार विषम संख्या वे संख्या जो दो बराबर भागों में नहीं बढ़ती, उसे विषम संख्या कहलाती है। इसी प्रकार धारिता मापन के बारे में विस्तार से बताया गया है। मुद्रा की पहचान बताई गई है। भारतीय सिक्के हैं और भारत की जो मुद्राएं हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया। इसके माध्यम से बच्चों को हम हमारे यहाँ चलने वाली जो भारतीय नोट हैं और सिक्के हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करके उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं। इसी प्रकार हमने बच्चों को काम करने के लिए भी इसमें रखा है, जिसमें बच्चे आसानी के साथ इसको कार्य को कर सकते हैं। इस प्रकार एक तरफ गणित विषय, एक तरफ के पट खोलने पर हमको जो विषय मिला है वो गणित विषय, उसमें सारे बच्चों को एक साथ कार्य करने के लिए मिलता है और बच्चे इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए हम अगले पट की ओर देखते हैं कि अब अगले पट में हमारा कौन सा विषय समाहित है। इस प्रकार जब हम अगला पट को खोलेंगे तो अगला पट कौन सा विषय का है इसको हम देखते हैं। अगला पट हमारा पर्यावरण से संबंधित है। इसको हम पूरे पट को खोलते हैं। हमारा अगला पट में खोलने पर हमने पाया कि ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या इसमें समाहित है, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमारा इसमें दिया गया है कोशा कीड़ा का जीवन चक्र। कोशा कीड़ा किस प्रकार से अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। चित्र में है, इसमें देखिए कोशा का कीड़ा है। सबसे पहले अंडे बनते हैं, अंडे से फिर इल्ली बनती है, इल्ली से ककून बनता है, ककून से फिर कोशा का कीड़ा बन के कोशा के कीड़ा का जीवन चक्र चलता है। इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि कोशा एक खास तरह के कीड़े से बनता है, इसे कोशा का कीड़ा कहते हैं। इस कीड़े के अंडों से इल्लियाँ बनती है। इल्लियाँ पेड़ के पत्ती को खाकर बड़ी होती है। इल्लियाँ अपने चारों ओर रेशम का एक खोल बनाती है, इनको ककून या कोशा कहते हैं। ये जो खोल बना हुआ है इसे ककून या कोशा कहते हैं। इनको तोड़कर पानी में उबाला जाता है और रेशों को अलग किया जाता है। इन्हीं रेशों से कोशे का धागा बनता है, जिससे कपड़ा तैयार होता है, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। इस प्रकार कोशे के कीड़े का जीवन चक्र के बारे में विस्तार से बताया गया। फिर इसके बाद कपड़े कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा विषय आधारित है। कक्षा तीसरी के क्लास में कपड़े के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो कपड़े कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया गया है। वर्षा ऋतु के कपड़े होते हैं रेनकोट, शीत ऋतु के कपड़े होते हैं स्वेटर, ग्रीष्म ऋतु के कपड़े होते हैं सूती कपड़े। इसी प्रकार घर कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में है, चित्र में है। कच्चा घर होता है, पक्का घर होता है और बर्फ़ का घर होता है। कच्चा घर लकड़ियों से बना होता है, पक्का घर रेत सीमेंट और ईंट से बना होता है, और बर्फ़ का घर बर्फ़ से बना होता है, इसे इग्लू भी कहा जाता है। इसी प्रकार बच्चे देने वाले और अंडे देने वाले जीव जंतु के बारे में बताया गया है। बच्चे देने वाले कौन कौन से जीव जंतु होते हैं? गाय, बकरी, हाथी, घोड़ा, ये सब बच्चे देने वाले जीव जंतु होते हैं। इसके अलावा और जो बच्चे देते हैं वो उनके बारे में
टीचर्स अपने बच्चों को बता सकते हैं। इसी प्रकार अंडे देने वाले जीव जंतु होते हैं छिपकली, मुर्गी, सांप, ये सारे चीज़ जो भी अंडे देने वाले जीव जंतु है उसके बारे में भी बताया जा सकता है इस चित्र के माध्यम से। और इसके अलावा जो जानकारी उसको समवेत टीचर बता सकता है। इसी प्रकार परिवहन अगला में है। परिवहन के बारे में बताया गया है कि सड़क परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है। इसी प्रकार परिवहन के बारे में विस्तार से चर्चा की जा सकती है। अगले में दिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या होता है? राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय फल, इस सब की जानकारी बच्चों को आसानी के साथ दिया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय जो होते हैं उसके बारे में पूरा चित्र में जानकारी इसके अंदर समाहित की गई है, जिसे बच्चे आसानी के साथ समझ सकते हैं, चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि कमल का फूल कैसा होता है, बरगद का पेड़ कैसा होता है, जलेबी कैसी होती है, रुपया कैसा होता है, इस सब के बारे में, और ये क्या चीज़ है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम विस्तार से अपन बता सकते हैं। इसी प्रकार जड़ एवं पत्तियों के प्रकार के बारे में भी बताया गया है कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं। पहला मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़, और पत्तियाँ कितने प्रकार की होती है? पत्तियाँ एकांतर पत्ती, जोड़ीदार पत्ती, गुच्छेदार पत्ती। बच्चे इसे चित्र द्वारा देखने के माध्यम से आसानी के साथ समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इस प्रकार हम इस पर्यावरण विषय में बच्चों को उस विषय पर काफ़ी गंभीरता के साथ बता सकते हैं, जिसे बच्चे आसानी के साथ समझते हैं और आसानी के साथ देख कर सीखते हैं, जो उनको लंबे समय तक याद रख जाते हैं। चलिए हमारा अगले पट की ओर क्या है वो हम देखते हैं। चलिए हम अगले पट की ओर देखते हैं कि हमारा अगला पट में कौन सा विषय समाहित है। चलिए इसको खोल के देखते हैं। इसके अंतर्गत अंग्रेजी विषय समाहित किया गया है। अंग्रेजी विषय के में क्या क्या चीज़ को समाहित किया गया है जिससे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करते हैं। चलिए पूरे पट को खोल के देखते हैं। पूरे पट को खोलने के बाद हमने पाया ये हमारा दूसरा विषय बन गया अंग्रेजी विषय के अंतर्गत देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या चीज़ को समाहित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने डाला है फोनिक साउंड। फोनिक साउंड का अर्थ है कि कोई भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का साउंड क्या बनता है, उसी को ही फोनिक साउंड कहा जाता है। जैसे बी से ब, सी से क और स, उसी प्रकार वाई से य, और बी एस से भ, सी एस से च, सी डबल एच से छ। इस प्रकार फोनिक साउंड मतलब जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं उनसे क्या क्या बने उसके बारे में इसमें विस्तार के साथ चर्चा दी गई है। इसी प्रकार मात्रा किससे बनता है उसके बारे में विस्तार से समझाया गया है कि ए से क्या क्या बनता है, आ की मात्रा बनता है, ए की मात्रा बनता है, ई से छोटी ई की मात्रा और ए की मात्रा बनता है। इसी प्रकार अपन दूसरे पन्ने को खोल के देखते हैं। इसमें यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एन का प्रयोग बताया गया है। ए एन क्या होता है? ए का प्रयोग वाक्य में दिए गए खाली स्थान के बाद वाले शब्द के पहले अक्षर का उच्चारण यदि हिंदी के व्यंजन हो तो खाली स्थान में ए आएगा। मतलब ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, और उसका उदाहरण भी यहाँ पर समझाया गया है। जैसे कि आई हैव एन एग, जहाँ पर खाली स्थान वाले शब्द के पहले अक्षर का उच्चारण हिंदी का स्वर आता है, स्वर जहाँ आएगा, यहाँ पर ई स्वर आया है एग का तो उसके पहले एन लगा हुआ। इस प्रकार ए एन का प्रयोग के बारे में विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार अगले में देखते हैं कि नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताया गया। डिफिनेशन ऑफ नाउन किसे कहते हैं उसकी परिभाषित किया गया है, उसके एग्जाम्पल दिया गया है, और उसी प्रकार डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताया गया है। प्रोनाउन क्या होता है उसको अंग्रेजी में डिफाइन किया गया है, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं उसके बारे में बताया, और उसके अंडर अपन को वर्क भी करने को दिया गया है कि यू आर गोइंग टू मार्केट, इसमें अंडरलाइन करना है प्रोनाउंस कौन कौन से हैं करके। इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब एंड देयर यूजेस, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है और उसके यूजेस कैसे किया जाता है उसके बारे में विस्तार से समझाया गया। जैसे प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एम, हैव, इज़, हैज़, आर, हैव। इसी प्रकार पास्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वाज, हैड, वेयर, हैड। फ्यूचर टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, शैल, विल। इस सब के बारे में प्रयोग बताया गया है। इससे बच्चों को हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में विस्तार से समझाया गया है। निगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन और उसके प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया है। इसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया है और उस एग्जाम्पल को मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है।
इसी प्रकार डेज ऑफ वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर, मतलब हफ्ते में कितने दिन होते हैं और उसके क्या क्या नाम होते हैं, और साल में, ईयर में कितने मंथ होते हैं, उसके बारे में मैंने इसमें लिखा है, विस्तार से समझाया है कि डेज ऑफ वीक मंडे ट्यूसडे पूरे डेज का नाम है और मंथ्स के नाम है, और उसमें हर महीना कितने दिनों का होता है उसके बारे में बच्चों को जानकारी इसमें समाहित किया गया है। बच्चे इसको आसानी से देखेंगे, आसानी से समझेंगे और याद रख पाएंगे। राइमिंग वर्ड्स, इसके अगले में है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है इसके बारे में मैंने विस्तार से समझाया है कि किसी भी शब्द के राइमिंग वर्ड्स क्या क्या हैं। जैसे बैट का फैट, मैट, रेट, हिल का किल, विल, मिल, केयर का मेयर, हेयर, डेयर, ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जब बच्चे इसको देखेंगे तो राइमिंग वर्ड्स के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे कि हमको इस प्रकार के जब शब्द मिलेंगे तो उसका राइमिंग वर्ड्स कैसे बनाने हैं। इसी प्रकार वर्ड लेडर, इसमें हमने क्या किया है, जो भी शब्द है उसके अंतिम अक्षर से नए शब्द बनाना है। जैसे CAR, कार, आर लास्ट वर्ड आया आर से कौन सा नए वर्ड से बने, रैन। इसी प्रकार RAIN के लास्ट वर्ड एन है, उससे कौन कौन सा बना, नेप्पी। उसी प्रकार वाई आया लास्ट वर्ड, उससे कौन सा शब्द बना, ईयर। इसी प्रकार से लैडर बनाना है। तो इससे बच्चों का अंग्रेजी के शब्द भंडार बढ़ेगा और बच्चे अधिक से अधिक शब्द के बारे में जान पाएंगे। इसी प्रकार सर्टेन वर्ड है और अपोजिट वर्ड्स है। सर्टेन वर्ड्स क्या होता है, जैसे आई एम अपन पूरा लिखते हैं, उसको शार्ट रूप में कैसा लिखते हैं, आई एम। VR को कैसा लिखते हैं शार्ट रूप में, सी इसको कैसे लिखते हैं। इसी प्रकार अपोजिट वर्ड, डे का नाइट, इन का आउट, ये सबसे बच्चे सर्टेन वर्ड्स को भी समझ जाएंगे और अपोजिट वर्ड्स कैसे बनाना है और किसका अपोजिट वर्ड क्या होता है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये अंग्रेजी विषय बच्चों के लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा। और जब इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे जान जाएंगे तो इसके ऊपर नया पेज लगा के नई जानकारी समाहित कर देंगे, जिससे बच्चे नए चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। इस प्रकार ये अंग्रेजी का TLM बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो गया। चलिए हम अगले पट की ओर बढ़ते हैं कि उसमें कौन सा विषय को समाहित किया गया है। चलिए हम इस TLM का अगला पट को खोलते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस कौन सा विषय समाहित किया गया है। चलिए इसको खोलते हैं। हाँ, इसके अंतर्गत हमने हिंदी विषय को समाहित करके बनाया है। हिंदी विषय के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या इसमें समाहित हुआ है। हाँ, सबसे पहले अपन यहाँ से आ जाते हैं, देखते हैं कि इसमें हिंदी विषय के अंतर्गत हमने संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा के बारे में बताया है। संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है उसको परिभाषित किया गया है और उसको उदाहरण के साथ समझाया है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और उसका उदाहरण दिया है राम खेलता है। राम को हमने गोल कर दिया है ताकि राम हमारा संज्ञा कहलाएगा। इसी प्रकार सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले में उपयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह स्कूल जा रहा। उदाहरण में हमने समझाया वह को हमने गोला कर दिया है ताकि बच्चे उसको समझ सके कि वह सर्वनाम कहलाता है। इसी प्रकार संज्ञा में राम नाम है तो वह संज्ञा कहलाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि अनेक शब्दों के एक शब्द एवं विशेषण, इसमें विशेषण के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है और अनेक शब्द से जो एक शब्द बनता है उसके बारे में हमने समझाया है। देखिए क्या है इसमें विशेषण की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं, उसको हमने परिभाषित किया जैसे, और उसके साथ उदाहरण भी दिया है। उदाहरण में हमने दिया सुंदर, मीठा, बड़ा, छोटा, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वह सब विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में देखते हैं यह मेरी पुरानी किताब है। पुरानी जो है विशेषण है। इस प्रकार विशेषण को मैंने अच्छे से विस्तार से समझाया जिससे बच्चे विशेषण को समझ पाएंगे, पढ़ के समझ पाएंगे, उदाहरण को देख कर समझ पाएंगे और आसानी के साथ याद रख पाएंगे। और इसमें हमने समाहित किया है कि अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्द जो होते हैं उनके एक शब्द क्या बनते हैं। जैसे जो कभी ना मरे, जिसको क्या कहते हैं, अमर, जिसकी तुलना न हो, अतुलनीय, जो परीक्षा में पास हो, उत्तीर्ण। इस प्रकार के शब्दों का हमने प्रयोग किया है जिससे बच्चे आसानी के साथ याद कर पाएंगे और याद रख पाएंगे। इसी प्रकार अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द के बारे में बताया है। विलोम शब्द को मैंने परिभाषित किया है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, और कौन कौन से उसके उदाहरण है जैसे भाई का बहन, आज़ादी की गुलामी, आगे का पीछे। इसमें मैंने बच्चों को काम भी दिया है कि इन सब के विलोम शब्द लिखिए। चढ़ना का क्या होगा, जीवन का क्या होगा, जीत का क्या होगा। बच्चे अपनी कॉपी में इसके विलोम शब्द लिखेंगे। जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो बच्चे को नए विलोम शब्द बनाने के लिए दिया जाएगा जिससे बच्चे विलोम शब्द को अच्छे से वाकिफ़ हो जाएंगे। इसके आगे हमने
पर्यायवाची शब्द को दिया है। पर्यायवाची के शब्द क्या होता है उसके बारे में हमने परिभाषित किया है कि पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, उस शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण भी हमने दिया है, जल का नीर और पानी, दिन का दिवस और वार, नए का नूतन और नवी। फिर यहाँ पर मैंने बच्चों को कार्य दिया है कि दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे घर का, बेटा का, आकाश का, जिससे बच्चे अपने कॉपी में पर्यायवाची शब्द लिखेंगे और पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे। इसके आगे मैंने वचन क्या होता है और उसके कितने प्रकार के भेद होते हैं उसके बारे में समझाया है। वचन क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो इस वचन के कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन को परिभाषित किया है, बहुवचन को परिभाषित किया है, और एक वचन को बहुवचन में बदलना कैसे बदला जाता है उसके बारे में बताया है। और बच्चों को काम करने के लिए भी इसमें भी दिए हैं। जैसे रात का क्या होता है, नदी का क्या होता है, सड़क का क्या होता है, वचन बदलना, बहुवचन में बदलना। इस सब कार्य को बच्चे जब कर लेंगे तो फिर उनको नए कार्य फिर दिया जाएगा। इसमें फिर अगले पन्ने पे देखते हैं कि मैंने क्या दिया है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में चर्चा किया है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग को परिभाषित किया गया है और उसका प्रयोग और उसके उदाहरण बताए। उसी प्रकार प्रत्यय को परिभाषित करके उसके प्रयोग और उदाहरण से समझाया, जिससे बच्चे आसानी के साथ समझ जाएंगे। अगला में विराम चिन्ह और उसके प्रयोग के बारे में समझाया गया है। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उन सारे चिन्हों के बारे में विस्तार से परिभाषित किया गया है और उसका प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। बच्चे इसको आसानी के साथ समझ सकेंगे और आसानी के साथ इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे। आगे में मैंने बताया है लिंग क्या होता है, लिंग की परिभाषित किया गया है और लिंग के प्रकार के बारे में बताया है और उसके उदाहरण भी। और इसमें भी बच्चों को काम करने के लिए दिया गया कि लिंग बदलना है। जैसे आदमी का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा, गाय का, बकरी का, दूध वाला का, इसका लिंग बदलने के बारे में बच्चों को कार्य दिया गया। बच्चे इसे आसानी के साथ कर पाएंगे और आसानी के साथ STLM के माध्यम से हिंदी विषय के व्याकरण के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले पट पे कौन सा विषय समाहित है। इस प्रकार STLM के अंतिम पट को हम खोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या चीज़ का समाहित किया गया इसके बारे में देखते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की प्रमुख जानकारी समाहित की गई है। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या समाहित है। हाँ, इसके अंतर्गत देखें कि हमारे राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और विस्तार से उसके बारे में बताया गया। हमको सामान्यतः बच्चों में सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए और बच्चों को बचपन से ही सामान्य ज्ञान की विशेष जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे बच्चे आगे भविष्य में जब कंपटीशन की तैयारी करें तो उनको जानकारी बचपन से ही मिल जाए। इसके लिए प्रयास किया जाता है कि उनको सामान्य ज्ञान की जानकारी हो। तो हमने उसी को विषय बनाकर हमने छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी को इसमें समाहित करके रखा है। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य का नक्शा है और कितने ज़िले हैं उसका अलग से नक्शा बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उनके भी नक्शे हैं। सीमावर्ती राज्यों के नक्शे हैं। उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है, उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है, दक्षिण पश्चिम दिशा में महाराष्ट्र है, दक्षिण दिशा में आंध्र प्रदेश, पूर्व दिशा में उड़ीसा और उत्तर पूर्व दिशा में झारखंड है। ये सब जानकारी बच्चों को हो जानी चाहिए। और छत्तीसगढ़ का स्थापना वर्ष कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में अभी 32 जिले, तो कुल मिला के नए जिला का निर्माण होने के कारण 33 जिले हो चुके हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के कुल 33 जिले के बारे में दी गई है। छत्तीसगढ़ की राजकीय पहचान क्या क्या है। राजकीय पक्षी पर पहाड़ी मैना विचित्र में है। राजकीय पशु वन भैंसा। राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी। राजकीय प्रतीक चिन्ह गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और चित्र में राजकीय फूल है, राजकीय वृक्ष है, राजकीय पशु है और राजकीय पक्षी का चित्र भी दिया गया, जिसे बच्चे आसानी के साथ देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ है, वहाँ क्या क्या पाया जाता है, जानवर पाए जाते हैं, उसके बारे में है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है बीजापुर जिला, जहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है तीसरा, जो सूरजपुरा कोरिया में है, वहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं।
इसी प्रकार अभ्यारण्य कौन कौन सा है? टोटल छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य है। उसके कौन कौन से ज़िले में पाया जाता है उसके बारे में चर्चा की, उसके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की नदियाँ हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नदियाँ हैं और उसका उद्गम कहाँ कहाँ है उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी गई है। बच्चे इसे आसानी के साथ देख के लिख के याद कर सकते हैं। और इसके बाद छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला और पर्व एवं त्यौहार के बारे में इस चित्र में बताया गया है। यहाँ कौन कौन से लोक नृत्य है? सुवा नृत्य, राउत नाचा, पंथी नाचा, कर्म नृत्य, शाला नृत्य, लोक नाट्य कौन कौन सा है? नाचा, पंडवानी, लोकगीत क्या क्या है, लोक चित्रकला क्या है और यहाँ कौन कौन से पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा की, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिर और एवं जलप्रपात हैं उसके बारे में चर्चा लिखा गया है। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? भोरम देव मंदिर है, माँ दंतेश्वरी मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, काजीलोचन मंदिर है, बमलेश्वरी मंदिर है। इसी प्रकार प्रमुख जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात और उनका चित्र यहाँ पर है। इस प्रकार इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्रमुख जो जानकारियाँ हैं बच्चों को आसानी के साथ मिल सकती है और इस TLM के माध्यम से बच्चों को सभी विषय की जानकारी एक ही साथ मिल सकती है। इस प्रकार यह वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और उनके लिए लाभदायक होगा। इसमें इस TLM के माध्यम से हम अपने स्कूल के बहुत सारे बच्चों को एक साथ इंगेज कर सकते हैं और एक साथ काम करने के लिए दे सकते हैं। यह TLM सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जिसमें सभी विषय तो समाहित ही है, साथ ही सामान्य ज्ञान विषय भी समाहित है, जिससे बच्चों को बहुत सारे सामान्य ज्ञान की जानकारी आसानी के साथ मिल जाएगी। जब बच्चे इन सब चीज़ों को सीख जाएंगे तो उसके बाद पुनः इसके ऊपर नई जानकारी समाहित कर दी जाएगी, जिससे फिर से पुनः बच्चे एक साथ सीख पाएंगे। इस प्रकार यह TLM सभी बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगा। इस प्रकार यह TLM हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और सार्थक सिद्ध होगा। और इस TLM को बनाने की संपूर्ण विधि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल कर देख सकते हैं और अपने लिए भी, अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी इस प्रकार का TLM का निर्माण कर सकते हैं। यह निर्माण करना बहुत ही सरल, आप देख चुके हैं कि कैसा निर्माण हुआ है, इसलिए इसका निर्माण करना आसान है। आप आसानी के साथ इस TLM का निर्माण कर सकते हैं। मेरा यह वीडियो और मेरा TLM आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।